students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. This is my second video of chapter number 1, Introduction to Bookkeeping and Accountancy. Today we are going to learn about important terminologies. Students, what do you mean by terminologies? As in the school initially, you learned how to read and write, and for that you learned ABCD for English, K K G for Hindi, Marathi, Gujarati, etc. So once you know how to read and write, you can learn different subjects. But to understand a new subject in a better way, it's necessary to understand certain basic terms. So therefore, to understand accounting, we will learn few important terms which are going to be used in this subject. In this year, you are going to learn basics of this subject. If your base will not be clear, you will not be able to understand or learn this subject properly. So the first term we are going to learn is transactions. What do you mean by transaction? Transaction means an exchange of goods and services between two persons or parties for money or money's worth. So यहाँ पे exchange का मतलब क्या होता है? लेन देन. किसका लेन देन हो रहा है? Goods और services का. किसने किया? Two person या between two parties. किसके लिए किया? For money or money's worth, right? Students, account is a part of our regular life. तो ये जो अभी हमने टर्म का मीनिंग समझा, ये तो हम कई बार दिन में या रेगुलरली करते हैं. जैसे कि अगर आपने जनरल स्टोर में से एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, पैसे दिए, सो ये ट्रांजैक्शन ही हुआ ना. दुकान वाले और हमारे बीच क्या हुआ? एक्सचेंज हुआ. किसका एक्सचेंज हुआ? बिस्किट का और पैसों का. बेसिकली एनी एक्सचेंज which is being done for goods and services for money or money's worth, it is called as transaction. अब money's worth क्या होता है? Anything which is equivalent to money. Alright, now we have to understand the different types of transactions. There are two types of transactions. First is monetary transactions and second is non-monetary transactions. Now monetary transaction का मतलब क्या होता है? Which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly. यानी जो भी transaction होता है उसमें पैसा either directly involved है या फिर indirectly involved है, लेकिन money involved है. Non-monetary transaction का मतलब क्या होता है? Which does not involve an exchange of money or money's worth. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यहाँ पे मनी इन्वॉल्व ही नहीं होता है. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमेशा हम कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते नहीं है. नाउ मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के भी दो टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस. नाउ कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली. जैसे मैंने आपको अभी बिस्किट खरीदने का एग्जांपल दिया था कि हमने दुकान से बिस्किट खरीदा और ऑन द स्पॉट उसके सामने पैसे दे दिए, तो तभी के तभी इमीडिएटली ऑन द स्पॉट जब हम कैश पेमेंट कर देते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज या हमें वो रिसीव हो जाता है, तो उसे कैश ट्रांजैक्शन बोला जाता है. देन क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हेन द कैश इज नॉट पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली. हम सबके घर पे दूध आता है रेगुलरली, लेकिन रोज के रोज वो पैसे लेके जाता है क्या? नहीं. उसका हिसाब कब होता है? महीने महीने हिसाब होता है. बट दूध तो वो रोज देके जाएगा और हम उसे इस्तेमाल भी रोज करेंगे. बट उसे पता है कि मेरे कस्टमर्स मुझे अभी नहीं पैसे दे रहे हैं, रोज के रोज पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन बाद में जरूर देंगे. कि हम गुड्स एंड सर्विसेज तो रोज का रोज एक्सचेंज कर लेते हैं, बट जो कस्टमर है वो हमें पैसा कब देगा? एक महीने बाद देगा. राइट. सो जब हमें ऑन द स्पॉट पैसा ना मिलके फ्यूचर डेट पे पैसा मिलेगा, तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. जब किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश पेड और रिसीव्ड होता है ऑन द फ्यूचर डेट, तो उसे बोला जाता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन. नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स बार्टर ट्रांजैक्शंस. बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? एन एक्सचेंज ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अनदर थिंग. ये हमने पहले भी हिस्ट्री में भी सीखा हुआ है कि जब ये मनी का इवोल्यूशन नहीं हुआ था, सो हम लोग क्या करते थे? गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज करते थे. तो इसे नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन बोला जाता है. सो नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होते नहीं है. बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन में ऐसा दिया हो दैट फर्नीचर हैज बीन एक्सचेंज फॉर गुड्स, सो यहाँ पे मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं.
But if they says that furniture of rupees 5,000 exchange for the goods of the same value, when the monetary value is there, भले ही goods के बदले में good ही exchange हुआ है, तो भी ये वाला transaction books of accounts में record होगा, because यहाँ पे monetary value आ गया. क्या बोला कि furniture 5,000 का है और उसी same value का goods exchange हुआ है, so ये वाला transaction books of accounts में हम record करेंगे. लेकिन जब अगर मॉनिटरी वैल्यू रिकॉर्डेड नहीं है बार्टर ट्रांजैक्शन में, तो वो रिकॉर्ड होगा नहीं. ऑलराइट, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ट्रांजैक्शन का. नाउ नेक्स्ट टर्म वी विल लर्न इज गुड्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स का मतलब क्या होता है? मर्केंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स इन विच अ ट्रेडर ट्रेड्स, यानी जो बिजनेसमैन और ट्रेडर रेगुलरली सामान खरीदता है या मैन्युफैक्चर करता है. क्यों खरीदता है या मैन्युफैक्चर करता है? बेचने के लिए. क्यों बेचता है सामान? प्रॉफिट कमाने के लिए. समझ में आया? वही हमें आगे बोला है कि दीज आर परचेज्ड और मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ सेल टू अर्न प्रॉफिट, यानी जिसमें ट्रेडर रेगुलरली ट्रेड करता है और ये परचेज और मैन्युफैक्चर ही इसीलिए करता है ताकि उसे बेच के उससे प्रॉफिट कमा सके. जैसे कि हम लोग हमेशा हमारी रेगुलर लाइफ में भी आसपास हम देखते ही हैं, जैसे कि मेडिसिन है. मेडिसिन आर गुड्स फॉर द केमिस्ट. सो केमिस्ट रेगुलरली मेडिसिन में डील करता है, राइट, और उसे सेल करता है विद द इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट. वैसे ही हमारे आसपास हम लोग वेजिटेबल सेलर्स को भी देखते हैं. तो वेजिटेबल्स आर गुड्स फॉर द वेजिटेबल वेंडर, राइट. सो वेजिटेबल जो वेंडर होता है वो रेगुलरली वेजिटेबल को सेल करके उसमें से क्या कमाता है? प्रॉफिट. ऑलराइट, सो आई होप ये आपको सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल लर्न अबाउट एसेट्स. एसेट्स का मतलब क्या होता है? एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू. अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी. सो एनी प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड बाय बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पस. जैसे कि किसी शॉप में आप वुडन रैक्स देखते हो तो उसे क्या बोला जाएगा? फर्नीचर. बट क्या जरूरत है फर्नीचर की? शॉप तो है, सब सामान रख दो ऐसे ही जमीन पर, चलेगा ना? ऑफ कोर्स नहीं चलेगा. इमेजिन कि कपड़े की शॉप है या ग्रोसरी स्टोर है, सब जमीन पे पड़ा है. एज अ कस्टमर आप ऐसे शॉप में जाओगे? ऑफ कोर्स नो. अगर कोई कस्टमर शॉप में आ भी गया तो सामान अनऑर्गेनाइज्ड होगा, तो वो सामान मांगेंगे, वो ढूंढेंगे, उसमें टाइम लगेगा, तो कस्टमर उतना वेट तो थोड़ी करेगा. सो सर्टेन थिंग्स वी नीड टू रन आवर बिजनेस स्मूथली, and these things we are not purchasing with the intention to sell or to earn profit. But yes, whenever business needs money, we can sell this property. All right, so there are different types of assets that we are going to see one by one. Now first is fixed assets, second is current assets, and third is fictitious assets. नाउ फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है. ऐसे एसेट्स जो हमने परचेज किए हैं विच आर गोइंग टू गिव अस अ बेनिफिट ऑफ मोर देन 1 ईयर. 1 साल से ज्यादा का हमें उससे बेनिफिट मिलने वाला है, हम उसे 1 साल से ज्यादा के लिए बिजनेस में यूटिलाइज करने वाले हैं. फिक्स एसेट्स दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स. नाउ टेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच यू कैन सी एंड टच, यानी कि उसका एक फिजिकल थिंग होता है, वो फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसका कोई शेप, साइज, फॉर्म होता है जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. उसके एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि फर्नीचर, व्हीकल्स. अभी मैंने फर्नीचर का ही आपको एग्जाम्पल दिया था, तो फर्नीचर को आप देख सकते हो, छू सकते हो. व्हीकल्स है यानी कि डिलीवरी वैन्स है, मोटर ट्रक्स है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज यानी कि मशीनरीज जो होते हैं, प्रीमाइसेस, लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? एनिमल्स. तो जो डेयरी इंडस्ट्रीज होते हैं उनके लिए लाइव स्टॉक क्या होता है? एसेट. बट दिस ऑल आर टेंजिबल एसेट्स. नाउ इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? which you can only feel, you cannot see or you cannot touch because it does not have any physical thing. It is a right owned, यानी इस पे हमारा अधिकार है लेकिन अधिकार दिखता नहीं है. समझ में आया? ठीक है, यू कैन ओनली फील दैट. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स? नाउ सबसे पहले क्या है? गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड पैटेंट्स. नाउ विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस. गुडविल का मतलब क्या होता है? रेपुटेशन. बट किसी की रेपुटेशन हमें दिखती है क्या?
नो। तो हम उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? व्हेन द रेपुटेशन इज वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज कॉल्ड एज गुडविल। ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ट्रेडमार्क इज द लीगल राइट टू एक्सक्लूसिवली यूज अ सिंबल, नेम, फ्रेज, सॉन्ग और अ लोगो। जैसे अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे जो सिंबल्स होते हैं या मोबाइल फोन्स पे जो सिंबल्स होते हैं, द मोस्ट पॉपुलर सिंबल ऑन द मोबाइल फोन इज एप्पल, जिसको हम आईफोन का आइकन बोलते हैं, सिंबल बोलते हैं। कार्स पे भी हम सिंबल देख के पता लगा सकते हैं कि ये मर्सिडीज है, ये BMW है, एटसेट्रा। नेम, तो जैसे एक्टिवा इज अ ब्रांड नेम बट एक्चुअल कंपनी का नाम क्या है? होंडा। फ्रेज, बहुत ही पॉपुलर फ्रेज हुआ करता था पहले, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, टाटा स्काई। सो ये टाटा स्काई का एक फेमस फ्रेज था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। देन सॉन्ग, तो जैसे कि जियो दन दनादन, अभी लेटेस्ट में जो जियो के लिए सॉन्ग आ रहा है। तो लोगो, लोगो का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नेम हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेटिकल वर्ड्स। तो अगर आप जैसे LG देखोगे तो इट हैज बीन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज L and G। देन HP, पेट्रोल पंप्स होते हैं तो HP का बहुत बड़ा सिंबल होता है, साइन बोर्ड होता है, तो जिससे हमें पता चलता है कि यस यहाँ पे पेट्रोल पंप है। सो ये सब ट्रेडमार्क्स है। तो ये इस पे लीगल राइट्स लिया होता है ताकि वो सेम सिंबल, नेम, फ्रेज, सॉन्ग और लोगो कोई और कॉपी कर सके नहीं। इसीलिए जहाँ पे अगर ट्रेडमार्क लिया होगा तो उनका लीगल राइट्स कैसे रिप्रेजेंट होगा? एज अ टी एंड सर्कल से। देन कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द राइट दैट अ क्रिएटर और ओनर होल्ड्स ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? विच इज रिलेटेड टू स्किल, आर्ट। लाइक पब्लिशर्स किसी भी बुक को पब्लिश करने के लिए स्पेशली उस पर कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं वो अपने म्यूजिक पे कॉपीराइट लेते हैं, लिरिक्स राइटर्स जो रहते हैं वो उस पे कॉपीराइट लेते हैं। ओके, सो दिस आर मोर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल, यानी कि जो हमारी क्रिएशन होती है, दिमागी क्रिएशंस होती है, उस प्रॉपर्टी पे हम लोग क्या करते हैं? राइट्स लेते हैं, जो हमने क्रिएट किया है आर्टिस्टिक वे में। देन पेटेंट्स एंड पैटेंट्स। नाउ पेटेंट्स का मतलब क्या होता है? व्हेनेवर देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन इनोवेटेड और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग तरीके से हम कुछ करते हैं, न्यू डिवाइस वी हैव फाउंड आउट, उस पे बिजनेसमैन अपना पेटेंट्स लेगा, यानी कि राइट्स एक्वायर करेगा लीगली ताकि उसको कोई कॉपी कर सके नहीं। और पैटर्न्स का मतलब क्या होता है? डिजाइन। ओके, सो डिजाइन्स पे अपना कॉपीराइट लेगा क्योंकि उसके सेम डिजाइन उसको कोई कॉपी कर सके नहीं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि कोको कोला, थम्स अप और पेप्सी तीनों ही कोल्ड ड्रिंक्स हैं, तीनों ही दिखने में काले दिखते हैं। इट्स अ ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक कलर कोल्ड ड्रिंक, बट द पेटेंट्स मींस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो जैसे बनता है, ओके, वो तीनों का तरीका क्या है? डिफरेंट। कोको कोला माइल्ड है, थम्स अप बहुत स्ट्रॉन्ग है टेस्ट वाइज, और जो पेप्सी है वो बहुत स्वीट है, राइट। सो तीनों की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? अलग अलग है। तो उन तीनों ने अपने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे क्या लिया होगा? पेटेंट। ओके, अब डिजाइन, पैटर्न क्या करेंगे? तो लिक्विड को तो हम पैटर्न नहीं कर सकते हैं, तो हम किसको पैटर्न करेंगे? बॉटल्स को। कोको कोला का देखो एकदम झाड़ा सा, मोटा सा, नाटा सा होता है, दैट इज हम्टी डम्टी टाइप, राइट। देन थम्स अप जो होता है उसका कोनिकल शेप होता है, मतलब थोड़ा सा कोन शेप अप एंड देन डाउन, ओके, बॉटल्स होते हैं। और पेप्सी का एकदम जीरो फिगर पतला सा बॉटल होता है और ऊपर भी कोनिकल जो कोन शेप जो होता है वो बहुत ही पतला होता है, राइट। सो इस तरीके से प्रोडक्ट्स को डिजाइन दिया जा सकता है। समझाइए आपको? बट ऑल दिस आर बेसिकली लीगल राइट्स टेकन, बिकॉज ये सब इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वी कैन ओनली फील। ऑलराइट, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देन करंट एसेट्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म एसेट्स। इसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाएगा विद इन 1 ईयर। ये 1 ईयर से ज्यादा का एसेट्स नहीं है, इसे 1 ईयर से ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकते नहीं है। नाउ बेसिकली करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है कि कैश और एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली। कैश तो हमारा है ही शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट एसेट्स है ही, राइट। वो एवरीडे क्या होता रहता है? चेंज। और एनी एसेट्स विच इज फॉर अ टेम्पोररी पीरियड, वो हमारा एसेट्स है और बाद में हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन सी, फर्स्ट इज कैश इन हैंड, तो ऑफ कोर्स कैश तो हमारा करंट एसेट्स है ही।
जो भी फ्लक्चुएटिंग एसेट्स होते हैं जो बार बार चेंज होते रहते हैं, राइट, वो हमारा क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स हो जाएगा। वैसे ही स्टॉक, किस चीज का स्टॉक, हमारा गुड्स का स्टॉक। तो आज हमारा जो स्टॉक है वो कल वो सेम स्टॉक नहीं रहेगा, बिकॉज उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हमने बेच दिए होंगे, कुछ प्रोडक्ट्स हमने और खरीदे होंगे। Okay, but that stock is also converted into cash very easily. Once it is sold, it's been converted into what? Cash. Then short term investments. तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो भी लेस देन 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, सो वी सेल इट ऑफ एंड दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। ऑलराइट, तो यानी जो भी एसेट्स लेस देन 1 ईयर का बेनिफिट देते हैं या अप टू 1 ईयर का बेनिफिट देते हैं उसे करंट एसेट्स बोला जाएगा। फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है इमेजिनरी एसेट्स बट डोंट हैव रियलाइजेबल वैल्यू। ये एक्चुअल एसेट्स नहीं है, इट्स नॉट अ रियल एसेट बट वी कंसिडर इट एज एन एसेट, क्योंकि उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू तो है ही नहीं, हम इसको बेच भी नहीं सकते हैं, इसका कोई सेलिंग प्राइस नहीं है। ओके, नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजेशन और प्रॉपर्टी, यानी इसमें हमें ना तो टेंजिबल कोई चीज है हमारे पास, ना तो कोई ऐसा पोजेशन है, यानी कि कोई लीगल राइट्स भी नहीं है। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स में तो हमने देखा कि जहां पे हमारा वो लीगल राइट्स बन जाता है, इसके लिए वो हमारा प्रॉपर्टी है। देन व्हाई वी कंसिडर दिस पर्टिकुलर थिंग एज एन एसेट? फॉर एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years, यानी कोई भी खर्चा अगर आपने एडवांस में पे करके रखा है फॉर मोर देन 1 ईयर, अब वो खर्चा तो पेमेंट हो चुका है बट उसका बेनिफिट आपको क्या होगा, मोर देन 1 ईयर में मिलेगा, बट टेक्निकली ये हमारा कोई एसेट नहीं है, यानी 4 साल का आपने एडवांस में पैसा दे दिया, तो जैसे जैसे 1 ईयर आपका खत्म होता जाएगा वो बेनिफिट आपका क्या होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। बट बेसिकली एडवर्टाइजमेंट बिजनेस के लिए क्या होता है, खर्चा, बिकॉज अगर बिजनेस में आज के वर्ल्ड में कंपटीशन में रहना है तो आपको एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ेगी फॉर प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, प्रमोशन ऑफ योर कंपनी। सो बेसिकली द नेचर ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, बट वो हमने 1 साल से ज्यादा का पे करके रखा है, इसलिए वो हमारे लिए क्या बन जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स। वैसे ही अनदर एग्जांपल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो जो खर्चा हम कोई भी करते हैं उससे अगर हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है तो उसे भी फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाएगा। ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, जब आप कोई बिजनेस बिगिन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने से पहले का जो भी खर्चा होता है उसे क्या बोला जाएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके, जैसे कि अगर आप कोई शॉप खोलना चाहते हो तो आपने शॉप का बैनर बनाया, ऑलराइट, उसका एक्सपेंस हुआ, या फिर आपने उस चीज का कोई लीगल लाइसेंस लिया, सो लाइसेंस का जो भी खर्चा हुआ, यानी कि लीगली आपने कुछ भी एक्सपेंडिचर किया है। ओके, तो ये सब जो एक्सपेंसेस है टू सेट अप योर बिजनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एसेट्स which you purchased. No, I'm talking about the basic expenses which you have expended on establishment of your business on legal grounds. तो ऐसे जो आपके खर्चे होते हैं वो आपने खर्चा कर दिया, अब वो कोई बेनिफिट आपको फिजिकल थिंग में तो नहीं मिलने वाला है, कोई टेंजिबल पोजीशन में तो नहीं मिलने वाला है, बट वो खर्चा करने से आपका एक बिजनेस सेटअप हुआ तो उसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर तक का मिलेगा, इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस को भी फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाएगा। अगर मैं आपको सिंपल कॉमन एग्जांपल देके समझाऊं तो जब हम लोग अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं, सो वी हैव टू पे सम ड्राइविंग लाइसेंस फीस, जो भी फीस होता है 2000 या 2500, जो भी फीस होता है, बट वंस वी गेट द लाइसेंस एट अ स्ट्रेच वी गेट अ परमिशन टू ड्राइव फॉर 20 years, वो 20 years के बाद रिन्यूअल करना पड़ता है, राइट? तो आपने 2000 2500 जो भी एक बार में पे किया, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलेगा, 20 years तक मिलेगा। तो जो लाइसेंस फीस है वो आपका क्या माना जाएगा, फिक्टिशियस एसेट्स माना जाएगा। समझ में आया ये आपको, राइट? आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही डिटेल में विद द प्रॉपर एग्जांपल्स मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। आज के वीडियो में हम लोगों ने ये 3 टर्म्स सीखे हैं, इसे अच्छे से आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट please put it into the comment box. I will reply to the same. In the next video I will ask you the question on the basis of these 3 particular terms, so be prepared for that. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा so इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। See you in the next video. Till that time, keep watching, keep learning and keep sharing. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.